नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और आज हम इस लाइव सेशन के अंदर राजस्थान के भौगोलिक भूभाग का दूसरा चरण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पहला पढ़ा है कि राजस्थान को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में हमने बांटा है। उसमें पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उत्तर पश्चिम का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है अरावली। आज हमारा टॉपिक अरावली पर्वतमाला रहेगा। अरावली पर्वतमाला के बहुत सारे उपनाम हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे पहला नाम आता है अरावली। अरावली नाम इसका कहां पर चलता है? गुजरात के अंदर। दूसरा नाम आता है मेरू प्रदेश। मेरू प्रदेश, मेरू प्रदेश इसका भौगोलिक नाम है। मेरू प्रदेश इसका भौगोलिक नाम है। तीसरा नाम आता है अड्डा वटा। अड्डा वटा इसका राजस्थानी नाम है। राजस्थानी नाम है। उदयपुर में भी इसे अड्डा वटा के नाम से ही जाना जाता है। अड्डा वटा। अरावली का एक नाम मिलता है आडावला। आडावला नाम मिलता है। आडावला ये नाम मिलता है बूंदी के अंदर। आडावला नाम मिलता है बूंदी के अंदर। इसका एक नाम मिलता है मालानी। मालानी नाम जो है वो मिलता है जालोर व बाड़मेर के अंदर। जालोर व बाड़मेर के अंदर इसका नाम मालानी मिलता है। इसका एक नाम मिलता है मालखेत। मालखेत नाम इसका मिलता है सीकर के अंदर। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला के बहुत सारे उपनाम हैं। इन सभी नामों से अरावली को जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसा कि हमने नंबर 1 पर लिखा, अरावली नाम गुजरात में मिलता है। नंबर 2 पर मेरू प्रदेश, ये भौगोलिक नाम है। नंबर 3 पर अड्डावटा राजस्थानी नाम है और खासकर उदयपुर में अड्डावटा के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 पर आडावल नाम मिला है, आडावला, ये नाम बूंदी के अंदर चलता है। नंबर 5 पर मालानी नाम जो जालोर व बाड़मेर क्षेत्र में है। और नंबर 6 पर मालखेत नाम मिलता है जो कि सिक्कर के अंदर अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। ये नाम। अब हम बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला उद्गम कहां से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरब सागर। अरावली की जो मूल जड़ है वो अरब सागर के अंदर है, जिसको हम कई जगह पर पढ़ते हैं पालनपुर हिल्स। पालनपुर हिल्स अरब सागर के अंदर जो पालनपुर हिल्स है वहां से मानी जाती है। अरब सागर के सुदूर दक्षिण में लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का
एक द्वीप है मिनिकोय। अरावली पर्वतमाला का उद्गम मिनिकोय द्वीप से माना जाता है। मिनिकोय द्वीप से माना जाता है और मिनिकोय द्वीप जो है वो अरब सागर के अंदर सुदूर दक्षिण लक्षद्वीप के मिनिकोय के अंदर से माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है अरब सागर से तो हो गई शुरू। अब इसका अंत कहां पर है, यानी अरावली पर्वतमाला अंतिम रूप से कहां तक है, तो इसके बारे में कहा जाता है रायसीना हिल। रायसीना हिल जो दिल्ली में है, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक अरावली पर्वतमाला चलती है। यानी अरब सागर से शुरू होकर के अंतिम रूप से रायसीना हिल तक अरावली पर्वतमाला चलती है। अब अगर हम बात करें कि अरब सागर से लेकर के मतलब पालनपुर हिल्स मिनिकोय द्वीप से लेकर के रायसीना हिल तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई की जब हम बात करते हैं तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और इस 692 किलोमीटर में से राजस्थान के अंदर कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरावली पर्वतमाला है वो लगभग 80% राजस्थान के अंदर अवस्थित है। लगभग 80% अरावली का भूभाग जो है वो राजस्थान के अंदर अवस्थित है। जो हम 550 किलोमीटर की बात कर रहे हैं वो लगभग 80% है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के कितने जिलों में है, तो लगभग राजस्थान के 17 जिलों के अंदर अरावली पर्वतमाला अवस्थित है। राजस्थान के 17 जिलों में अरावली पर्वतमाला अवस्थित है। अब हम बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो याद रहे अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। गोंडवाना लैंड से मानी जाती है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला किस युग की मानी जाती है, तो इसके बारे में कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन काल से पूर्व की रचना मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल से पूर्व की रचना मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल से पूर्व की रचना मानी जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष है। अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष हैं। अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष हैं। अरावली पर्वतमाला प्राचीन पर्वतमाला है। प्राचीन पर्वतमाला है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये अवशिष्ट है, अवशिष्ट मानी जाती है। प्राचीन पर्वतमाला और अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है। अगर हम बात करें संरचना की दृष्टि से,
तो अरावली पर्वतमाला को दहली क्रम में रखा जाता है। किस क्रम में रखा जाता है? दहली क्रम में रखा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला को संरचना की दृष्टि से किस क्रम में रखा जाता है? तो दहली क्रम में इसको रखा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के अंदर है। अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है और अपलेशियन पर्वतमाला भी प्राचीन पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला भी प्राचीन पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है, अवशिष्ट के रूप में इसको माना जाता है। भारत के अंदर अरावली पर्वतमाला एकमात्र पर्वतमाला है जो प्राचीन पर्वतमाला है। बाकी जितनी भी पहाड़ियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, वो सब के सब नवीन माने जाते हैं। केवल अरावली पर्वतमाला ही प्राचीन मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से? राजस्थान में प्रवेश कहां से? तो राजस्थान में अरावली का प्रवेश माना जाता है खेड़ ब्रह्मा से। खेड़ ब्रह्मा पड़ता है राजस्थान के सिरोही जिले में। खेड़ ब्रह्मा से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश खेड़ ब्रह्मा सिरोही से माना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि राजस्थान में इसका अंत कहाँ होता है? अंत कहाँ होता है? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खेतड़ी। खेतड़ी क्षेत्र जो झुंझुनू के अंदर पड़ता है, झुंझुनू के अंदर पड़ता है, वहां पर अरावली पर्वतमाला का अंतिम छोर माना जाता है। यानी खेड़ ब्रह्म से लेकर के खेतड़ी तक ये जो टोटल लेंथ है ये है 550 किलोमीटर। खेड़ ब्रह्म से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक का जो भूभाग है अरावली का, वो 550 किलोमीटर माना जाता है, जो लगभग अरावली का 80% भूभाग है। 80% भूभाग है। अब हम बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान का लगभग 9% भूभाग है। अरावली राजस्थान का लगभग 9% भूभाग है। 9% भूभाग है और इस 9% भूभाग पर राजस्थान की जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या यहां पर लगभग 10% निवास करती है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 17 जिलों में है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के 17 जिलों में अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार माना जाता है। अगर मैं अरावली पर्वतमाला को अक्षांशीय दृष्टि से बात करूं कि अक्षांशीय दृष्टि से इसका विस्तार क्या रहेगा, तो अक्षांशीय दृष्टि से इसका विस्तार जो है वो लगभग 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 20 मिनट तक, ये उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा हूं, उत्तरी अक्षांश के अंदर इसका विस्तार माना जाता है। 23-20 से लेकर के 28-20 लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार माना जाता है। अरावली के उत्तरी अक्षांश से विस्तार के बारे में अगर अपन बात करें तो लगभग 23-20 से लेकर के 28-20 के बीच का जो भूभाग है वो अरावली का भूभाग माना जाता है। याद रखिएगा, अरावली उत्तरी अक्षांश के अंदर अवस्थित है।
अब अगर बात करें, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब अगर बात करें कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो लगभग 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार माना जाता है। 72 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक माना जाता है। देशांतरीय विस्तार भी लगभग कितना है, 5 डिग्री। देशांतरीय विस्तार भी लगभग कितना है, 5 डिग्री। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, 5 डिग्री यानी 5 अक्षांशों में इसका विस्तार है और 5 ही लगभग देशांतर में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अब हम बात करते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं, औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। लगभग 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अरावली के अंदर मिट्टी कैसी है। अरावली पर्वतमाला के अंदर मिट्टी कैसी है, तो इसकी मिट्टी जो है कई जगह पर काली है, कई जगह पर भूरी है, कई जगह पर लाल है और कंकड़ वाली मिट्टी है, जगह जगह पर कंकड़ वाली मिट्टी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ अरावली क्षेत्र के अंदर मुख्य फसल कौन सी होगी, तो पहाड़ी ढालों के ऊपर बोई जाने वाली जो फसल होगी वो मुख्यतया अरावली क्षेत्र के अंदर कौन सी होगी, मक्का। मक्का की जो फसल है वो अरावली क्षेत्र के अंदर ज्यादा बोई जाती है। अब हम बात करते हैं कि अरावली जो क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। जलवायु कैसी होगी, तो इस क्षेत्र की जो जलवायु होगी वो होगी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसकी मानी जाती है। अरावली क्षेत्र की जो जलवायु मानी जाती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। अब चूंकि हमने अरावली के बारे में एक बड़ा बड़ा डाटा कलेक्ट किया है, याद रहे अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। जो अरावली पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 3 भूभाग कौन कौन से होंगे। नंबर 1 उत्तरी अरावली, नंबर 2 मध्य अरावली, नंबर 3 दक्षिण अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है उसे 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और तीसरा भूभाग है दक्षिण अरावली। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं और उसके माध्यम से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा भूभाग जो है वो माना जाता है अरावली का। अब इसके हम 3 पार्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा
मध्य अरावली वाला भूभाग, ये हो जाएगा उत्तरी अरावली वाला भूभाग, और ये हो जाएगा दक्षिण अरावली वाला भूभाग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी अरावली वाला भूभाग। उत्तरी अरावली वाले भूभाग के अंदर जिले आते हैं अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर। ये जिले जो है ये उत्तरी अरावली वाले भूभाग में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो छोर है ये माना जाता है खेतड़ी, झुंझुनू अंतिम छोर माना जाएगा, और ये वाला जो छोर माना जाएगा ये माना जाएगा खेड़ ब्रह्मा, और खेड़ ब्रह्मा वाला क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया है सिरोही वाले भूभाग के अंदर पाया जाएगा। अब इस चित्र को देखने के बाद एक बात आपको स्पष्ट होगी कि यहाँ अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है, अरावली बहुत ज्यादा फैली हुई है। कहाँ पर? हम बात करते हैं कि राजस्थान के दक्षिण वाला जो ये भूभाग है, ये भूभाग जो अरावली का दक्षिणी भूभाग, यहाँ अरावली का ज्यादा फैलाव है। ये अरावली का बीच वाला भूभाग है, आप समझ सकते हैं। ये मध्य वाला भूभाग है जो बीच में से बहुत ही संकरा है। इसका मतलब हुआ कि अरावली का विस्तार यहाँ पर बहुत कम है, आगे जाकर के धीरे धीरे इसका विस्तार फिर से थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे कि उत्तरी जो अरावली है इसके अंदर क्या है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे ऊंची चोटी तो वो है रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ती है? सीकर के अंदर। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, जो पड़ती है सीकर के अंदर। 1055 मीटर उसकी ऊंचाई मानी गई है। इसी क्षेत्र के अंदर दूसरी जो ऊंची चोटी मानी जाती है वो दूसरी ऊंची चोटी है मालखेत। मालखेत की जो ऊंचाई मानी जाती है वो मानी जाती है 1052 मीटर। मालखेत वाला क्षेत्र पड़ता है सीकर के अंदर। मालखेत जो चोटी है, जो पर्वत है, वो सीकर के अंदर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है। पहली चोटी तो हो गई रघुनाथगढ़, दूसरी चोटी हो गई मालखेत, और तीसरी चोटी की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ पड़ता है झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर, जिसकी ऊंचाई मानी जाती है लगभग 1051 मीटर। 1051 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, 1051 मीटर। उसके बाद में अगली जो चोटी मानी जाती है वो है खो। खो जयपुर में पड़ती है, जयपुर में पड़ती है, और खो की ऊंचाई मानी जाती है लगभग 920 मीटर। खो जो चोटी है वो जयपुर में पड़ती है और ऊंचाई मानी जाती है 920 मीटर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मानी जाती है बिलाली। बिलाली भी जयपुर में है और ये मानी जाती है लगभग 775 मीटर ऊंची। बिलाली की ऊंचाई मानी जाती है लगभग 775 मीटर।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तरी अरावली के अंदर सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ पड़ता है सीकर के अंदर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है मालखेत, मालखेत पड़ता है सीकर में 1052 मीटर। फिर हम बात करते हैं तीसरी ऊंची चोटी लोहागढ़, जो झुंझुनू में पड़ती है और ऊंचाई है 1051 मीटर। उसके बाद में चौथी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है खो, खो भी पड़ती है जयपुर के अंदर, और इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो लगभग मानी जाती है 920। और उसके बाद में बिलाली, और बिलाली की ऊंचाई मानी जाती है लगभग 775 मीटर। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो चोटियां उत्तरी अरावली के अंदर हैं ये। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी अरावली की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें किससे बनी हैं। तो उत्तरी अरावली की चट्टानें क्वार्टजाइट से बनी हुई है। क्वार्टजाइट से बनी हुई है। तो ये तमाम बातें आपको